Jai Hind everyone. Student, today we will start chapter 4th in civics working of institution. आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन सिविक्स में। जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी आपको बताया है जिन इंस्टीट्यूशंस पे हम काम करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम किन इंस्टीट्यूशंस की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस की जहाँ पे गवर्नमेंट किन इंस्टीट्यूशंस में और किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम कौन कौन से मेजर टॉपिक्स को हम इसमें देखेंगे। तो बात करते हैं इसमें ऑफिस मेमोरेंडम, मंडल कमीशन एंड थर्ड अपोजिशन अगेंस्ट द मंडल कमीशन एंड फोर्थ इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कन्वर्ट इनटू टू पार्ट्स, पार्लियामेंट, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेकेंड एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें कि आपके प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ओके, एंड नाउ थर्ड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो बेसिकली हम इनमें डिफरेंसेस में बात करेंगे। वैसे आपको जनरली पता होगा कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर इनके मीनिंग क्या है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था ऑफिस मेमोरेंडम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। तो पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसका एक सिनेरियो में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अ कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टैंडिंग द पॉलिसी और अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है या उस पर कोई लॉ बनाती है या कोई बिल पास करती है तो क्या होता है। अब एक बिल तो पास होता नहीं, एक दिन में या एक महीने में या 1 वीक में इतने सारे बिल पास होते हैं, इतने सारे एक्ट बनते हैं, तो उनको कैसे पता लगाया जाए उनके बारे में कि कौन सा बिल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए द गवर्नमेंट इशूड द 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन द डिफरेंट मैटर्स। अब डिफरेंट मैटर्स पे गवर्नमेंट एक ही दिन में इतने सारे ऑर्डर पास करती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो उसे पता कैसे लगाया जाए कि इसमें से मनी बिल कौन सा है या इसमें से करेंसी के लिए कौन सा बना है, जीएसटी के लिए कौन सा बना है, एजुकेशन के लिए कौन सा बना है। तो उनके लिए क्या होता है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे बेसिकली उस एक्ट का नाम, बेसिकली वो किस दिन किस डेट को इशू हुआ, वो कब पास हुआ, कौन सी मतलब लोकसभा राज्यसभा में किस दिन पास हुआ, किस दिन वो लागू हुआ, वो सारी डिटेल्स। ठीक, तो ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक लॉन्ग चेन ऑफ जो इवेंट्स होती है तो वी कैन से दैट इट इज़ द ऑफिस मेमोरेंडम। तो क्लियर हुआ, यानी कि किसी भी एक्ट या किसी भी बिल के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है, पता होना कि वो कौन सी डेट को बना है, उस एक्ट का नाम क्या है, उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक्ट कैसे पास हुआ, कब पास हुआ और कब वो इस्टेब्लिश हुआ और एंड लास्ट वो कब इन्फोर्स हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में जो पता करते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट आता है आपका मंडल कमीशन। अब ये मंडल कमीशन क्या है, तो मंडल कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed the second backward classes commission in 1979। अब देखिए सेकंड बैकवर्ड क्लासेस जो 1979 में बनाया था, इट वाज द headed by BP मंडल, सो इट इज़ द पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट किया था क्या चीज़, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, इट वाज द हेडेड बाय, किसने करा था, बीपी मंडल ने। तो सो इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, और इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। थर्ड, इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। अब किसके लिए है ये, इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन, ये क्राइटेरिया किन लोगों के लिए, जो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उन लोगों के लिए इंडिया में ये रिकमेंड किया गया है। तो रिकमेंड स्टेप टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट। ओके, तो किन लोगों के इस चीज़ का एडवांसमेंट मिलेगा, जो एजुकेशनली और सोशली क्या है, बैकवर्ड है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980, मेड मैनी रिकमेंडेशंस।
मैंने तो 1980 में एक रिकमेंडेशंस दी पूरी बना के कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो एक रिपोर्ट जो दी गई उसके बारे में है ये। One of these were 27 of government job be reserved for the socially and economically backward classes। अब जब वो रिपोर्ट बनकर रेडी हुई तो उसमें पता चला कि कितने परसेंट वीकर सेक्शन में आता है, तो उनके लिए रिजर्व की गई, उनके लिए रिजर्व किया गया क्या, इकोनॉमिकली और सोशली जो वीकर्स हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया गया। इज दैट क्लियर? ठीक, आई होप आपको मंडल कमीशन समझ में आया होगा कि एक ऐसा आयोग बनाया था जिसमें सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उनको क्या किया जाए, इक्वल लेवल पे लाया जाए। ओके, नाउ द बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन एक्सटेंड फ्रॉम द ST and SC to be the third category called the CEBC। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया? ठीक है, तो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी बैकवर्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस ये इस तरीके से ST और SC के लिए जो रिजर्वेशन वाला 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था उनके लिए सबसे पहले ये रिजर्वेशन किया गया। दिस रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सबसे पहले ये कोई भी आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि कोई भी बिल होता है या बिल होता है वो सबसे पहले कहाँ पे रिकमेंड होता है? पार्लियामेंट में, और वहीं पे उस पर डिस्कशन होता है। ठीक, मैनी पार्टीज एंड पार्लियामेंटेरियन कैप डिमांडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिमांड्स। अब वहाँ पे जब ये डिस्कस हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें डिमांड्स का, क्योंकि जो डिमांड्स रखी गई थी उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिजर्वेशन कम है, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बात हुई। तो 1989 लोकसभा इलेक्शन, अब देखिए 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। जनता दल पार्टी प्रॉमिस दैट इफ दे विल गेट अ चांस टू फ्रॉम अ गवर्नमेंट दे वुड इम्प्लीमेंट द डिमांड्स। तो उसने कहा, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कि गवर्नमेंट क्या करती है या जो पार्टीज़ होती हैं वो आपके सामने पॉलिसीज़ रखती हैं, अब आप उनमें से चूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जनता दल पार्टी ने कहा कि अगर हम जीतते हैं, ठीक है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने जो SC और ST है उसका वोटर बैंक कहाँ बना लिया कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपका रिजर्वेशन जो है उसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर VP सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड टुक डिफरेंट द मेजर टू इम्प्लीमेंट द कमीशन रिपोर्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जनता दल फॉर्म हुई और वो लीडर बनी और उसके लीडर थे VP सिंह, और फिर उन्होंने मेजर किया किस चीज़ को, जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको देखा और उसके बारे में क्या किया, उसके बारे में ओपिनियन दी अपनी और उसको एक्सटेंड किया। एंड फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफिस मेमोरेंडम OM नंबर 36012/3190 was born in April 13, 1990। तो यानी कि वो बन के कब तैयार हुआ? 30 अप्रैल 1990 को। और वो पेश कब हुआ था? देखो हमने देखा था उसमें 1989 में ये बात हुई थी, और देखो इसमें मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये कब हुआ था? 1980। तो इसका मतलब हमारा देखो पूरे 10 साल लग गए एक ही कमीशन में एक्सटेंड करने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई कमीशन आता है वो एकदम से इन्फोर्स हो जाता है, नो, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, कोई रिडक्शन हो सकता है, कोई चीज़ अमेंडमेंट के थ्रू उसमें कोई चीज़ ऐड की जा सकती है, डिडक्ट की जा सकती है। तो वो सब चीज़ें किसका पार्ट होती हैं? वो किसी भी बिल या एक्ट का पार्ट हो सकती हैं। आई होप आपको मंडल आयोग भी या मंडल कमीशन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब इसमें आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिएक्शन ऑफ द पीपल। अब रिएक्शन ऑफ द पीपल क्या है कि इट वाज मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। अब कंट्री में डिबेट हो गई इस चीज़ के लिए, तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ द डिफरेंट व्यूज़ एंड द ओपिनियंस रिलेटेड विद दिस इशू। अब जब कोई कहीं पर रिजर्वेशन की बात आती है तो क्या होता है, पब्लिक अपनी ओपिनियन देती है, तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सब चीज़ क्या हो गई, लोगों के ओपिनियन से फुलफिल हो गई। इट्स लेड टू द प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ द बिकेम वायलेंट। ठीक है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स हो गए, कुछ काउंटर प्रोटेस्टेंट होते हैं कि
किसी के खिलाफ अपने बचाव में कोई बात कहना, ठीक है, कुछ वायलेंट हो गए। इट अफेक्टेड द थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये किस चीज़ पे प्रभाव डाला था, थाउजेंड ऑफ, भाई बहुत सारे लोगों की जॉब पे प्रभाव पड़ रहा था इस चीज़ से, ठीक है ना। अब देखिए, सम फेल्ट दैट द बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी रिजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट दोज कम्युनिटीज कैन रीच एट द टॉप ऑफ द सोसाइटी। अब कुछ लोगों का मानना ये था कि कुछ लोग अगर टॉप पे पहुंच जाएंगे तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, ठीक। अब देखिए, अदर फेल्ट दैट वुड मेक इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई ये तो असमानता हो रही है, हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों को तो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, कुछ लोगों को अपनी एबिलिटी के बेस पे जॉब मिल रहा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आई कि नहीं आई। अब देखिए, दे वुड बी द डिनाइड जॉब इवन थ्रो दे कुड बी द मोर क्वालिफाइड। उन लोगों ने इस चीज़ को डिनाई करा जो मोर क्वालिफाइड थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो। तो मतलब ये एक बहुत लंबी डिबेट होती चली गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन था पीपल का किसी भी बिल को लेकर। जैसे कि अभी हम इसके लिए रिसेंट में एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसान आंदोलन हुआ था आपका, तो किसान आंदोलन में पीपल का रिएक्शन अलग था। कुछ लोग इसको क्या समझ रहे थे कि भाई हमारे सारे राइट्स चले जाएंगे, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी। तो ये रिएक्शन हो सकता है पीपल को किसी भी बिल को लेके, किसी भी चीज़ को लेके रिएक्शन अपना दे सकते हैं, और वो उनका राइट भी है, ठीक है। अब देखिए, ऐसी और भी हैं आगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई आप इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। जैसे इसमें केस दिया हुआ है इंदिरा सानवे वर्स एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें भी सेम वही बात हुई कि अगर इक्वालिटी दी जा रही है तो सभी को इक्वल रखिए ना। इसमें आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन आप देंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक बायसनेस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, अब उस पर एक बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे जो चैप्टर का टाइटल है। What do you mean by the political institution? In India, the political institution are arranging and carrying all the tasks of the country, जिसमें कंट्री के सारे टास्क को क्या किया जाता है, अचीव कह लीजिए या अचीव कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें डील किया जाता है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी दीज आर द अरेंजमेंट आर नॉन एज द इंस्टीट्यूशन। वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशन आर नॉट ईजी, इट हैज़ लॉट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, किसको, इंस्टीट्यूशन को भी और जो उसमें काम करते हैं उन लोगों को भी। दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ द लीडर्स, और ये क्या करता है, वो लीडर्स के हैंड को बाइंड कर देता है। ये नहीं है कि अगर लीडर बन गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग कमेटीज, ठीक है, रूटीन्स, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस में ही होती हैं, किसी के भाई घर में तो होती नहीं है, क्योंकि मीटिंग हम किसी घर में नहीं हेल्ड कर सकते, कमेटी ये ठीक है। तो सब चीज़ें कहाँ, तो दिस ऑफन लीड टू द डिले एंड complications. Some of the delay and complication are very useful. They provide the opportunity for the wider set of people to be the consulted in any discussion. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ में अगर डिले हो जाता है तो वो अच्छा भी होता है। क्यों अच्छा होता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ उस टाइम पे हमारे माइंड में वो आइडियाज़ नहीं आ रहे, आफ्टर सम टाइम मे बी हम और अच्छा ओपिनियन उसमें दे दें, या मे बी उसमें कोई पब्लिक की ओपिनियन आ जाए, कोई भी चीज़ उसमें आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि इन इंडिया दीज आर 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज अ पार्लियामेंट, वी कैन से दैट अदर नेम इन द लेजिस्लेटिव, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। पार्लियामेंट में ही आप लोगों को पता है कि जितने भी लॉ बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं। अगर हम मतलब सेंट्रल लेवल पे लॉ बना रहे हैं तो वो लॉ हमारा कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में, ओके। और अगर हम किसी स्टेट लेवल पे किसी पर्टिकुलर स्टेट में बना रहे हैं तो वो कहाँ बनता है, हमारा लेजिस्लेचर में, ओके। तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, ओके। ये होता है हमारा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। एग्जीक्यूटिव दैट वी कैन से दैट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एग्जीक्यूट द लॉज या इन्फोर्स द लॉज। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर, जब सिविल सर्वेंट्स सब लोग मिलकर काम करते हैं, आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। अब जो ऊपर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव में जो डिसीजंस लिए गए थे
या जो चीज़ बनाई गई थी उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? सिविल सर्वेंट्स का। जैसे आपके IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही उनको इन्फोर्स कराते हैं। ना थर्ड वन इज द जुडिशरी। मतलब explain the laws. Supreme Court is in the institution where dispute between the citizen and the government are finally settled. Supreme Court क्या काम करती है? Supreme Court आपकी करती है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस आता है, कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में किसी चीज़ का डिस्प्यूट हो गया, या फिर दो स्टेट्स में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो गया, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसी बात को लेके कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसको सॉर्ट आउट कौन करेगी? उसको सॉर्ट आउट करने का काम आपका सुप्रीम कोर्ट का है। आई होप स्टूडेंट, मैंने आपको आज 3 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। क्या गवर्नमेंट मतलब जैसे जो आपकी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो कहाँ भाई? पार्लियामेंट, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती है? इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर काम किया जाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम किया जाता है, पब्लिक से रिलेटेड काम किया जाता है, वो चीज़ें। ठीक है। दूसरा हमने बात करी है मंडल कमीशन कि कानून बनता कैसे है और मंडल कमीशन क्या चीज़ है। ओके। और फिर हमने एक इसमें बात की है, उसमें एक जो हमने सबसे पहले इसमें बात की है, इसमें हमने बात करी है ऑफिस मेमोरेंडम की। तो ऑफिस मेमोरेंडम, मंडल कमीशन एंड अपोजिशन अगेंस्ट द मंडल कमीशन। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अगर कोई चीज़ आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।